अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान सिद्दीकी एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, लेक्चर नंबर 21, उस लेक्चर में हमने हमारा चौथा चैप्टर और बुक का चैप्टर नंबर 6 था, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने उसको स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक टर्म्स जो थी स्टार्टिंग की वो हमने वहां पे डिस्कस किए थे। तो उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाइटल फोर्स थ्योरी, वोलर्स एक्सपेरिमेंट, हाइड्रोकार्बन, ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब उसके आगे से काम हमारा ये कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है डिस्कशन में, उसमें एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म आती है जिसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बेस करते हैं। वो टर्म यहां पर आती है कैटिनेशन की, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्या होता है और ये किस तरीके से होता है। तो आए बच्चों, इसको एक नजर देखते हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए कार्बन के बारे में आप पढ़ते हैं, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट एलिमेंट का मतलब होता है कि वो एक वक्त में 4 बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन की बॉन्डिंग की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसकी बेसिस पे कार्बन की अरेंजमेंट की मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे अगर कुछ कार्बन एटम्स आपके पास रखे हुए और वो कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डिंग करें, लेफ्ट राइट बॉन्डिंग करते चले जाएं। जैसे ये कार्बन है, इसके राइट पे एक और कार्बन है, इसने उससे बॉन्ड बनाया, फिर उसके राइट पे एक और कार्बन है, उसने उससे बॉन्ड बनाया, फिर उसके राइट पे एक और कार्बन है, उससे बॉन्ड बनाया। तो कार्बन की अरेंजमेंट की एक पॉसिबिलिटीज ये है कि भाई वहां पे कार्बन लेफ्ट राइट बॉन्ड करते चले जाएं। दूसरी अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है कि कुछ कार्बन एटम जो है वो लेफ्ट राइट बॉन्डिंग करें और कुछ ऐसे हैं जो चेन से ऊपर और उसके नीचे बॉन्डिंग करें। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक कार्बन है वो दूसरे से बॉन्डिंग कर रहा है, दूसरा कार्बन तीसरे से कर रहा है, तीसरा कार्बन चौथे से कर रहा है, चौथा वाला वापस पहले से कर रहा है। तो कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड्स बना सकता है तो उसके 4 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी की वजह से उसकी अरेंज होने की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती है। अब इन अरेंजमेंट के नाम है, जब कार्बन एटम लेफ्ट राइट बॉन्डिंग करके स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसी तरह से अगर कुछ कार्बन एटम्स लेफ्ट राइट बॉन्डिंग कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो चेन से ऊपर और चेन से नीचे बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। और अगर ऐसा हो कि कुछ कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं और उसमें जो लास्ट वाला कार्बन है वो वापस फर्स्ट वाले कार्बन से कंबाइन हो जाता है, तो फिर जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलता है, ये मिलने वाला स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक या क्लोज चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो जब कोई एलिमेंट अपने जैसे दूसरे एटम्स के साथ कंटिन्यूअसली बॉन्डिंग करे और बॉन्डिंग के नतीजे में वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन या साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। पीरियोडिक टेबल के मुख्तलिफ एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी है। सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी क्योंकि कार्बन में होती है तो इसलिए हम उसी की स्टडी करेंगे। कार्बन के अलावा थोड़ी बहुत ये प्रॉपर्टी सिलिकॉन में, थोड़ी बहुत ये प्रॉपर्टी फास्फोरस के अंदर भी होती है, लेकिन कार्बन में ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी वजह से जो हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो तादाद में मोर देन 9 मिलियन होते हैं। तो इसलिए 9 मिलियन कार्बन के कंपाउंड्स क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, तो इसलिए उन 9 मिलियन कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसलिए ये चीज याद रखना है बच्चों आप लोगों ने कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू बॉन्ड इटसेल्फ टू फॉर्म स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अब इन्हीं कैटिनेशन प्रॉपर्टी के ऊपर जो है यहाँ पे कार्बन की टाइप्स डिपेंड करती हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो किस तरह से डिपेंड करती है जरा समझ लें। कार्बन की टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। उसमें एक जो टाइप आती है वो आती है प्राइमरी कार्बन की,
दूसरी टाइप जो आती है वो आती है सेकेंडरी कार्बन की, तीसरी टाइप जो आती है वो होती है टर्शियरी कार्बन, और फोर्थ टाइप जो हमारे पास आती है ये आती है क्वार्टनरी कार्बन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी, दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इनमें जो प्राइमरी कार्बन होता है इसको 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन, टर्शियरी वाले को 3 डिग्री कार्बन एंड क्वार्टनरी वाले को 4 डिग्री कार्बन कहा जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से चल रहा है इसको समझे। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि वो टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। उसके 4 में से कितने बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन से बन रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कार्बन प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है या क्वार्टनरी। 4 में से कितने बॉन्ड कार्बन के दूसरे कार्बन से बन रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कार्बन किस तरह का है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना के दिया जाए और उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दे देता हूं और इसमें आपसे पूछा जाए कि बताएं फला कार्बन प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है या क्वार्टनरी है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन किस तरीके का है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपके सामने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। अब अगर इसमें मैं कोई कार्बन हाईलाइट करता हूं, सपोज करें कि मैं यहां पे हाईलाइट करता हूं ये वाला जो सबसे राइट पे कार्बन है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ये कार्बन प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है या क्वार्टनरी है। तो आपने चेक करना है कि इस कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं उनमें से कितने बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाए हैं। तो अगर आप इस कार्बन को चेक करें 4 में से 3 बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन के साथ है और सिर्फ कार्बन का 1 बॉन्ड कार्बन के साथ है। तो जब कार्बन का 1 बॉन्ड जस्ट कार्बन के साथ होगा तो इस तरह का जो कार्बन होगा वो प्राइमरी कार्बन यानी कि 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लेफ्ट साइड से सेकंड जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टनरी, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं और चारों के चारों बॉन्ड कार्बन से बने हुए, यानी इसके लेफ्ट पे भी कार्बन है, इसके राइट पे भी कार्बन है, इसके ऊपर भी कार्बन है, इसके नीचे की तरफ भी कार्बन है। तो जब कार्बन के 4 बॉन्ड्स कार्बन से बनते हैं तो इस तरह का जो कार्बन होता है ये कार्बन क्वार्टनरी कार्बन यानी कि 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। इसी तरीके से अगर कोई और हाईलाइट किया जाए, जैसे लेफ्ट वाला हाईलाइट किया जाए और पूछा जाए कि ये किस तरीके का कार्बन है, तो अगेन इस कार्बन का क्योंकि 1 बॉन्ड कार्बन से बन रहा है तो इसलिए ये जो कार्बन होगा ये प्राइमरी कार्बन यानी कि 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसी तरह से अगर ये वाला हाईलाइट किया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा कार्बन है, तो मेरे ख्याल में तो अब आप लोग इसको पहचान लेंगे ना कौन सा। इस कार्बन के 3 साइड्स पे कार्बन है, लेफ्ट पे कार्बन है, राइट पे कार्बन है, नीचे कार्बन है। तो जब कार्बन के 3 साइड्स पे कार्बन होंगे तो ऐसा कार्बन टर्शियरी कार्बन यानी कि 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और इसी तरह से ये वाला कार्बन जो सेंटर में है ये किस तरह का कार्बन है, तो भाई इस कार्बन के देखें तो 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक लेफ्ट साइड पे कार्बन से बना हुआ है और दूसरा राइट साइड पे कार्बन से बना हुआ है। तो इसलिए ये वाला जो कार्बन होगा ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन यानी कि 2 डिग्री कार्बन जो है वो कहलाएगा। तो अगर आपके सामने कभी कोई स्ट्रक्चर आ जाए और आपसे पूछा जाए कोई भी कार्बन हाईलाइट करके कि ये कौन सा है, तो आपने उस कार्बन के वहां पे बॉन्ड्स चेक करने और बॉन्ड्स की बेसिस पे फिर आप बताएंगे कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है या क्वार्टनरी है। ये बॉन्ड की बेसिस पे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो उन बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये जो तरीकेकार है बच्चों, इसको जब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पे होता है। अच्छा, अगली चीज जो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और समझ लें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है, और वो टॉपिक हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक। कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसका आता है उसको मैं पहले समझाता हूँ। डेफिनेशन वगैरह तो आप लोग बुक से नोट से भी पढ़ लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होता है फंक्शनल ग्रुप वगैरह का, ये क्या चीज होती है, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, अगर आपके सामने मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं बच्चों, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, कार्बन है और इसके 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं और हाइड्रोजन से बने हुए। एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, कार्बन है,
इसके 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आप ऑब्जर्व करें, दोनों को कंपेयर करें और ये बताएं कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस किस बात का है, कार्बन के हवाले से चेक करें, हाइड्रोजन के हवाले से चेक करें, बॉन्ड्स के हवाले से चेक करें कि इनमें डिफरेंस किस बात का है। तो कोई डिफरेंस आपको इसमें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? पहली बात, अगर आप चेक करें कार्बन बराबर है दोनों में, आप चेक करें हाइड्रोजन भी इक्वल है दोनों में, आप चेक करें बॉन्ड्स भी एक जैसे हैं दोनों में, तो इन दोनों स्ट्रक्चर में फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां ढूंढ रहे हैं? दोनों मीथेन का स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। अच्छा, अगर मैं यहां पे पहले वाले स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, दूसरे वाले स्ट्रक्चर से हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और अब पूछूं कि बताओ अब क्या डिफरेंस है इसमें, तो भाई ऊपर वाले स्ट्रक्चर में जितना कार्बन है नीचे स्ट्रक्चर में भी उतना ही कार्बन है, ऊपर जितने हाइड्रोजन है नीचे भी है, तो इसलिए इसमें अभी भी कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर में Br लगा दूं, ब्रोमीन, और नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी मैंने ब्रोमीन लगा दिया, अब पूछूं कि अब क्या डिफरेंस है इसमें, तो बात यह है कि ऊपर जितने कार्बन है नीचे भी उतने ही है, ऊपर जितने हाइड्रोजन है नीचे भी उतने ही है, ऊपर जितने ब्रोमीन एटम्स है नीचे भी उतने ही है, तो अगेन ये स्ट्रक्चर अभी भी सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जब स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अगर मैं नीचे वाले स्ट्रक्चर में Br हटा के उसकी जगह पे OH लगा दूं, अब पूछूं कि बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर में अब क्या डिफरेंस है, तो भाई अब इसमें डिफरेंस आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि एक स्ट्रक्चर में Br है और दूसरे स्ट्रक्चर में OH है। अगर मैं बिल्कुल लेमैन बात कर रहा हूं कि अगर मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूं और पूछूं कि इस रेफरेंस लाइन का जो लेफ्ट वाला पार्ट है क्या उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है या जो राइट वाला पार्ट है उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा होगा। जाहिर बात है कि ये जो रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है इसके राइट साइड पे जो एटम्स या ग्रुप्स आ रहे हैं उनकी वजह से इन दोनों कंपाउंड में यहां पे फर्क आ रहा है। तो राइट साइड पे ये जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक पूरा कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट हो जाता है, तो इस एटम या इस ग्रुप ऑफ एटम को नाम दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है जिनके ऊपर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। अगर आप ये ग्रुप चेंज कर देंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, यानी लेफ्ट साइड पे जो भी कार्बन वगैरह है वो तो दोनों में सेम है, तो प्रॉपर्टीज सेम नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टीज राइट साइड पे जो एटम या ग्रुप होता है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो राइट साइड पे ये जो भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उनको नाम दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप का। मैं जस्ट वन लाइन एक पंच लाइन यहां पे बना देता हूं कि फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप्स दैट गवर्न्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। तो गवर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम ऐसे ग्रुप को नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। ये इस तरीके से यहां पर होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपको पहचान में आने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह की लिस्ट टेक्स्ट बुक में भी है, लेकिन मैं इसको समझाते जाता हूँ, बनाता जाता हूँ, तो आपको थोड़ा सिस्टमेटिकली समझ में आ जाएगी कि लिस्ट किस तरीके से यहाँ पे चल रही है। तो मैं सिंबल और नेम जो है वो साथ साथ लिखते जाता हूँ। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सॉरी 9th में अल्केन अल्कीन अल्काइंस पढ़े होंगे मेरा ख्याल है। आप पढ़ते हैं ना कि जब किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन एटम्स में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो अल्केन की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। जब किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो अल्कीन की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। इसी तरह से अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है वो अल्काइन में क्लासिफाई किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। तो आपको याद होगा कि डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस और सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स कहलाते हैं। इसका आइडिया आप सब लोगों को होगा। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है इसके अंदर, इसके आगे यूं समझ लें कि अगर कहीं पे कार्बन चेन चल रही है, अच्छा कार्बन की चेन कहीं पे चलती है, हम उसको आर से लिखते हैं। आर अगर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है तो आर को हम पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप।
और अल्काइल ग्रुप का मतलब है कि हम इसको ये कहेंगे कि ये कार्बन की चेन है जो चल रही है। तो आर कोई एलिमेंट वगैरह नहीं है, आर का मतलब कार्बन की चेन है। उस चेन में एक कार्बन भी हो सकता है, 1000 कार्बन भी हो सकता है। तो अगर कहीं पे कार्बन की चेन चल रही है और उसके आगे NH2 ग्रुप लग जाए, NH3 तो सबको याद होगा कि अमोनिया होता है। अगर कार्बन की चेन के आगे NH2 लग जाता है तो इसको नेम दिया जाता है अमाइन का। अमाइन पढ़ते हैं बहुत से, इसको अमीन पढ़ते हैं। तो ये कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर कार्बन की चेन चल रही है और उसमें हैलोजन लग जाए, एक्स का मतलब हैलोजन है, हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो अगर कार्बन की चेन के साथ हैलोजन लग गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसके दो नाम है। इसको अल्काइल हैलाइड का नाम दिया जाता है। अल्काइल हैलाइड के अलावा इसको हैलो अल्केन का नाम दिया जाता है। ये नाम इसको यहां पे दिए जाते हैं। तो ये नाम आपने याद रखना है। इसी तरीके से ये सारे नाम आपने याद रखने, इसको नजरों में बिठाइए कि अगर कार्बन की चेन चल रही है और उस चेन में आगे OH ग्रुप आ रहा है, तो जब कार्बन की चेन चल रही है और उसके आगे OH ग्रुप आ जाए तो वो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट टाइम में केसी के न्यूमेरिकल्स में पढ़ते थे ना, CH3COOH आता था, C2H5OH आता था। अब C2H5OH, C2H5 का मतलब है कि ये कार्बन चेन है R, और इसके आगे OH है तो OH मतलब अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब भी कार्बन की चेन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ होगा तो वो अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये इस तरीके से होगा। अच्छा, इसी तरीके से ये जो OH लगा हुआ है, अगर मैं यहां से H हटा देता हूं और उस जगह पर भी R यानी कार्बन की चेन लगा दूं, तो अगर अल्कोहल में से आप ये आखिरी वाला हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कार्बन की चेन लगा दें ROR, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये यहां पे रिप्रेजेंट करेगा एथर्स को। ठीक है, तो ये ईथर या एथर जो भी आप इसको पढ़ें, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी कुछ यूं बनेगा कि कार्बन की है चेन या CH3, फिर O है और फिर राइट साइड पे दोबारा कार्बन की चेन आ रही है, तो ये ईथर्स को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कहीं पर कार्बन की चेन चल रही है और उसके आगे OH लगा हुआ है तो ये अल्कोहल है। अगर OH के बजाय SH लग जाए, H तो सल्फर होता है ना बच्चों, तो अगर कार्बन की चेन है और उसके आगे SH लग जाता है तो इसको दो नाम देते हैं। इसको एक नाम तो ये देते हैं कि ये थायो अल्कोहल कहलाता है। थायो अल्कोहल, सही ना, थियो नहीं वियो, सही ना, थियो वियो नहीं है, ये थायो है, थायो अल्कोहल या थायो अल्कोहल आ है। ठीक है, तो ये थायो अल्कोहल है। और इसका दूसरा नाम ये है कि इसको मरसेप्टा और मरकैप्टा व्हाटएवर आप जो भी इसको पढ़ें, ये इसको नाम दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर ऐसा हो कहीं पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो F, या इसको जैसे भी लिख लें, इस तरह से लिख लीजिए ऐसे, तो अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कहीं पे प्रेजेंट होता है तो ये यहां पे रिप्रेजेंट करता है कार्बोनाइल कंपाउंड। अब इस कार्बोनाइल कंपाउंड से बहुत सारे कंपाउंड्स निकलते हैं, तो इसलिए आगे जो स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं वो कार्बोनाइल के कंपोनेंट्स हैं। ऑब्जर्व करें कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके एक साइड पे कार्बन की चेन और एक साइड पे हाइड्रोजन है, तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है इसको हम यहां पे नाम देते हैं एल्डिहाइड का। और ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि R लिखा, फिर ये जो कार्बन आ रहा है वो लिखा, हाइड्रोजन लिखा और फिर ऑक्सीजन लिख दिया। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि इसको RCHO करके यहां पे लिखा जाएगा। सही हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड, अब ये कार्बोनाइल के सारे डेरिवेटिव चलेंगे, जरा ध्यान से इसको देखेगा कि अगर आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस कार्बोनाइल के दोनों साइड पे अगर कार्बन की चेन चल रही है, पहले तो था कि अगर एक साइड पे हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड है। अगर इस कार्बोनाइल के दोनों साइड्स पे कार्बन की चेन चलती है तो इसको यहां पे नाम देते हैं कीटोन्स का। और कीटोन का मतलब है कि भाई इसको RCO R करके जो है इसको यहां पे नाम दिया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और इसके साथ अगर अल्कोहल लग जाता है
OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर कार्बोनाइल के साथ अल्कोहल लग जाता है तो इसको नाम दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है, तो ये इस कंपाउंड का नाम है। इस कंपाउंड को हम यूं भी लिखते हैं, RCOOH करके भी लिखते हैं। सही, ये सारे स्ट्रक्चर आपने अपनी नजरों में बिठाने हैं बच्चों, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आगे मैं इस्तेमाल करूंगा, तो आगे फिर ये पहचान में आने चाहिए कि भाई ये चल रहा है। तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से आखिरी वाला हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह कार्बन की चेन चला दी जाए तो ये जो कंपाउंड है ये यहाँ पे एस्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम RCOOR करके भी यहाँ पे लिखते हैं। तो ये एस्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। और इसी तरह बस दो छोटे छोटे और हैं, वो ये कि अगर आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है और इसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा दिया जाए तो इसको नाम दिया जाता है एसिड अमाइड का। एक ये नाम याद रखना है और एक आखिर में ये नाम याद रखना है कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ हैलोजन आ जाएगा तो इसको नाम दिया जाएगा एसिड हैलाइड का। तो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट है, तो ये पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि इस तरह से होता है। इस लिस्ट में बस एक बार बता दूं मैंने, क्योंकि स्टार्ट अल्केन से लिया था, तो टेक्निकली अल्केन जो होता है वो किसी भी इसका यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसलिए अल्केन जो होते हैं उनको फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं किया जाता। टेक्निकली ये बात याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप में अल्केन काउंट नहीं होता, क्योंकि अल्केन एक बहुत फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है हर कंपाउंड का, तो ये फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होता। फंक्शनल ग्रुप में अल्कीन, अल्काइन एंड ऑनवर्ड ये सारे काउंट होते हैं। तो इसलिए वो तमाम स्ट्रक्चर्स को जरूर नजरों में बिठाएगा, क्योंकि आगे फिर हमारे पास जब टॉपिक्स आएंगे तो उन टॉपिक्स में ये फंक्शनल ग्रुप हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसका आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि भाई ये किस तरीके से। तो इसको यहीं तक रखते हैं बच्चों, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।